हाल ही में आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है रिजवान रियाजी, जो कि एआईएम पार्टी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी है, और ख़ास तौर पर चंपारण को एक शिक्षा का हब बना रहे हैं और अपने कर्म से यहाँ पर लगातार सारे एजुकेशनल हब बना कर रखे हैं। इसी बीच बलरामपुर आए हुए हैं और इनसे खुसूसी तौर पर बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी तक के बहुत सारे काम कर चुके हैं, क्या आपका क्या एजेंडा है जो कि आप चंपारण में और खासतौर सिकटा मानाटार विधानसभा में काम करना चाहते हैं? देखें, एमआईएम से मैं प्रत्याशी हूँ सिकटा मैनाटांड क्षेत्र से 2020 का। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत ही सोच समझ करके इस सीट का इंतखाब किया है। ये दोनों चंपारण में पहला एमआईएम लड़ रही है। मैं आपका भाई रिजवान रियाजी, पूरी दुनिया जानती है, कुरानगर एकेडमी है या तकवा टेक्निकल डिग्री कॉलेज है या हमारा कैंसर और हार्ट का हॉस्पिटल है। इसी के साथ साथ सत्याग्रह गर्ल्स हाई स्कूल जब्दी में देख रहे हैं। शिक्षा हम में तो खैर हमारा ही, और वेलफेयर और सोशल वर्कर की हैसियत से मैं जाना गया है कि 8,856 चापाकल, जिससे 5 लाख से ज़्यादा लोग पानी पीता है। मैं यहाँ पर वैसी जी की पार्टी लेकर के आया हूँ सीट निकालने के लिए। सिकटा पिछले 30 सालों से सिकटा के वासी लोग जो हैं ये जूझ रहे हैं एक दो कैंडिडेट के साथ। एक साहब तो खैर उस उम्र में चले गए हैं, फिर भी वो मैदान में उतर चुके हैं। और एक साहब के बारे में आप लोग सबको जानते हैं कि कितना उनका अपना ज़ाती बना है और कितना ये बना है। रोड को लोगों ने समझ लिया है कि ये विकास है। भाई देखिए, मेरा 5 साल और सिर्फ 3 वादे हमने किया है यूनिवर्सिटी बनाने का। यूनिवर्सिटी अगर बनाते हैं तो खुद ब खुद हज़ारों लोगों को नौकरी मिल जाती है। और जो हमारे बच्चे, खुद आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तस्लीम बाबू, और जामिया से आपने जर्नलिज्म किया है, लाखों लाख रुपए आपके वालिदैन ने खर्च किए होंगे। वो जर्नलिज्म अगर इस इलाके में हो जाता तो पूरी बचत हो जाती। आदमी कमाने का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन खर्च करने की गारंटी है कि हम 1 लाख की जगह पर हम 50,000 भी खर्च कर सकते हैं। 50,000 बचत हो जाए, ये आपकी कामयाबी होगी। मैंने वादा किया है 5 साल 3 वादे में। एक वादा यूनिवर्सिटी लाने का, दूसरा वादा कैंसर और हार्ट का हॉस्पिटल है। आपको बता दें, पूरे भारत में हर चौथा व्यक्ति जो है हार्ट का मरीज़ है। हार्ट अटैक होता है, कहता है कि हार्ट अटैक हो गया, मर गया। उससे पहले तो ट्रीटमेंट है नहीं। यहाँ की जनता क्या है, सिकटा मैनाटांड की प्रतिनिधि सेलेक्ट करती है और रोड बिजली में चली जाती है। कभी उनके दिमाग में ये बात नहीं होती है कि किसी प्रतिनिधि को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो बीमारी हमारी सिकटा मैनाटांड क्षेत्र में होगी, हम एम्स में इलाज कराने क्यों जाएंगे। तीसरा जो वादा है मेरा, वो घर घर नौकरी देने का। लोग कह रहे हैं रिजवान साहब आप नौकरी कहाँ से दे पाएंगे जबकि सरकार नहीं देती है। आपको बता दें, यहाँ पर एक एक आदमी के और नेता के पास इतनी दौलत है कि पूरे बिहार की ज़मीन लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से ख़रीदी जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे आश्वासन देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने ये सीट निकाल दी तो घर घर नौकरी दिलाऊंगा। मैं असेंबली में बैठूंगा, यूनिवर्सिटी भी दिलाऊंगा, असेंबली में बैठूंगा। आप लोग अपने हकूक़ के लिए जो मैं वादा कर रहा हूँ कीजिएगा। 5 साल ही सिर्फ मैं चुनाव ये में रहूँगा और आपका प्रत्याशी कह लीजिए, आपका नौकर और आपका भाई, नेता नहीं बेटा मान लीजिए। मैं असेंबली में बैठ करके तमाम समस्या के समाधान करके नजर आऊँगा। अच्छा, एक और चीज़ है, आप जो जैसे कि फील्ड में घूम रहे लोगों के क्या रुझान है, स्पेशली जो यंगस्टर जो यूट्यूब और सोशल मीडिया देखता है, और खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट में एनआरसी सीएनपीआर के खिलाफ जो लड़ते हैं और कागज इस तरह से फाड़े थे, ओवर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? आप जबकि इस पार्टी से भी हाल ही फिलहाल में जुड़े हैं। देखिए, बैरिस्टर साहब को पूरा युवा, खा को किसी भी समुदाय का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम समुदाय के लोग उनको बहुत प्यार की निगाह से देखते हैं कि एक सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारत में कोई टैलेंट का मालिक है, पढ़ा लिखा, शिक्षित, एजुकेटेड और सिविलाइजेशन जो भी कह दिए, संस्कृति और संस्कार, तहजीब व तमद्दुन का मालिक अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उनके सारे लोग फॉलोवर हैं। मेरे टिकट लाने से पहले मैं निर्दलीय प्रत्याशी था। लोग यहाँ पर जानते हैं मेरा 5 लाख लोग प्रतिदिन चंपारण का पानी पीता है, और मस्जिद हो के मंदिर हर जगह मेरा चापाकल से मैं जाना जाता था। और शिक्षा तो है ही, जानते हैं 3 करोड़ रुपया मैं 2 साल में छात्र छात्राओं को दिया था। मैंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ला करके दिया था, कहीं से ला करके मैं दिया था, बच्चे पढ़ रहे थे। अब ऐसी सूरत में जब मैं टिकट लेकर के आ गया, सारे जहाँ मैं जाता था गांव में, तो कहते थे भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब का टिकट लेकर आइए, हम लोग उनके फ़ैन हैं। क्यों फ़ैन है भाई? पढ़ा लिखा आदमी है, जनता, बच्चे, बूढ़े सब उनके फ़ैन हैं। मैं गया और किशनगंज जा कर के कहा, अपनी समस्या रखा। यहाँ के
मुस्लिम दलित का समस्या रखा तो वहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब जो अध्यक्ष हैं पूरे बिहार के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बात की। आदिल साहब हैं ज़िम्मेदार हैं। सारे लोगों ने मिल करके एक अच्छे प्रत्याशी, मेरे बारे में भी उनके पास रिपोर्ट गई थी तो उन्होंने टिकट दिया। और अभी जो घूम रहा हूँ तो सच पूछिए, तीसरा ऑप्शन सिकटा मैनाटांड के लोग ढूंढ रहे हैं और उस ऑप्शन में अल्लाह के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से कहीं ना कहीं MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से जो मैं लड़ रहा हूँ, रिजवान रियाजी, तीसरे ऑप्शन पर मेरा नाम चल रहा है। अच्छा, ये तो सही ठीक कर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो कि मीम पार्टी है, जो AIM है, जो कि वो बहुत ही मतलब कि हार्ड पार्टी है, खाली मुस्लिम की बात करती है। तो इस तरह का परसेप्शन जो समाज में है, दूसरे लोगों समाज के प्रति है आपके पार्टी के लेकर, तो इस तरह के परसेप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, MIM शुरू से कभी भी एक तरफा गुफ्तगू नहीं की है। ये लोग भड़काऊ भाई कहते हैं या कहते हैं मुतशद्दिद हैं और ततर्रुफ है इनके दरमियान और एक तरफा बात करते हैं, कभी भी बात नहीं करते हैं, उसूल की बात करते हैं ये लोग। और इसी उसूल पर बात करने की वजह से गैर उसूली लोग समझते हैं कि भड़काऊ बयान है। कभी भी उनका चैप्टर और आर्टिकल आप देखते होंगे, पढ़े लिखे आदमी है, संविधान के दायरे में रह करके आर्टिकल से गुफ्तगू करने वाला वही एक शख्स है और हुकूक की बात करता है। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी अक़लियत अल्पसंख्यक यहाँ के मुसलमान हैं। मुसलमान तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर जब जुल्म होता है, तबरेज़ अंसारी को मार दिया गया, अखलाक को मारा गया, इसी तरह से दलित और लड़की को मारा गया, सब पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट में। अब ये कहना कि ये सिर्फ मुसलमानों की हुकूक की बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये बात होती कि उठकटवा है या इस किस्म के, तो उपेंद्र कुशवाहा जो अलायंस किया उनको आप क्या कहिएगा? मायावती दीदी जी को आप क्या कहिएगा? वो भी उठकटवा हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने CA के ख़िलाफ़ बिल्कुल मोर्चा संभाल लिया था वहाँ का, यूपी का, योगी के ख़िलाफ़ बिल्कुल बोलते रहे उन्होंने, अब उनको क्या कहिएगा? देवेंद्र कुमार यादव को क्या कहिएगा जो इस पार्टी से अलायंस किए हैं? आप लोग इस भ्रम को मीडिया वाले तोड़िए और ख़त्म कीजिए कि ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमेशा गरीबों, दलितों, मजलूमों, मुसलमानों, सिखों और जो भी कमज़ोर तबका है उसकी गुफ्तगू वो पार्टी करती है। और उसके जितने भी कैंडिडेट बिहार में अभी लड़ रहे हैं, सारे लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और एजुकेटेड लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। दूसरे पार्टियों की तरह लिख लोड़ा पढ़ पत्थर वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा हमारा। अच्छा, एक और है, जैसे कि अभी इस बलरामपुर में आए हुए लगातार लगभग 5-7 साल से रोड की सिचुएशन ख़राब है। ख़ासतौर पर जो आप निकलेंगे बलरामपुर गांव से दक्षिण की तरफ, वहां पर रोड नहीं बन पा रहा है। अगर आप जीतते हैं या आप देख रहे हैं तो लोगों से क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या आप अगर जीतते हैं, अगर नहीं जीतते हैं तभी भी इस रोड के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ना जीतने की बात ही मत कीजिए। हाँ। रिजवान रियाजी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, हम लोग कहते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम जीतने के लिए आए हैं, हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक आपके गांव की सड़कों की बात है, ये सवाल आप लोग पहले उनसे करते जो पहले प्रत्याशी थे। मेरे जीतने के बाद में मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वादा करता हूँ इस मीडिया के सामने, पूरे भारत में कोई भी विधानसभा इससे ज़्यादा अच्छा रोड वाला, बिजली वाला, शिक्षित नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा वादा है। ओके, और क्या कहना चाहते हैं इस तरह से? क्या बहुत लोगों की मतलब विचार एक्साइटेड है कि असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी सिकटा मैनाटांड विधानसभा में आए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? जाहिर सी बात है कि जिन्होंने टिकट दिया है उनको अपनी सीट निकालनी है। वो हमारी पूरी एक्टिविटी और आप लोगों की मोहब्बतें देख रहे हैं कि जिसके पास जाओ, हमारे जाने से पहले 100, 200, 300 मेंबर पहले से मौजूद है। बल्कि आपको बता दूं कि जो यहाँ के अध्यक्ष हैं नबीउल हक साहब बेतिया से, उन्होंने बताया कि चंपारण में 35,000 हमारा कैडर है, यानी MIM से जुड़े हुए और हर समुदाय के लोग हैं। 35,000 हमारे पास मेंबर हैं यहाँ पर। और जहाँ भी हम जा रहे हैं यहाँ पर वो तकाजा कर रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब को आना चाहिए, अकबरुद्दीन साहब को आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम पार्टी तक पहुंचाएंगे और पहुंचा चुके हैं। हेलीकॉप्टर का भी वो लोग हायर किए हुए हैं। आपको मालूम है कि परसों ही बैरिस्टर साहब उतर चुके हैं किशनगंज में और रैलियाँ चल रही हैं। और अखबार के माध्यम से आप लोग पढ़े होंगे कि 12 रैलियाँ मायावती जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि
सिकटा में इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे या मैनाटाण में ज़रूर वो आएंगे। मैं भी कोशिश करूँगा, आप लोग आवाज़ दीजिए, पहुँचाइए, ताकि इस सीट तो निकल रही है तो उसको पतंग उड़ाने के लिए तो आएंगे वो अच्छा, एक इंशाल्लाह। और चीज़ लगातार मैंने हमने देखा है मीडिया रिपोर्ट्स में भी, और आपका मतलब कि आपके साथ संबंध माननीय मंत्री जो खुर्शीद हैं उनके साथ कुछ तर्क हुआ था, और आप भी एज ए ओपोजिशन में खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? जैसा ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी लगातार एंटी इनकमेंसी दिखी जा रही है, उसी तरह इनके खिलाफ देखी जा रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप उनके मतलब कि जो आपके साथ मिसबिहेव भी हुआ था ऐसा माना जा रहा है, तो एज ए लाइक ओपोजिशन के तहत बहुत स्ट्रॉन्ग आप आ रहे हैं? देखिए, मंत्री जी का मामला है, वो हमारे बड़े भाई हैं, और रही बात ये कि स्टेज पर होता रहता है, उन्होंने मुझे धक्का दिया था और पूरा यूट्यूब पर लगा हुआ है। वो मैं यही कहूँगा कि चोर ने चोर समझा, बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। इस बात पर मैं नहीं भूलूँगा, और किसी की शख्सियत पर, उसके पर्सनल पर गुफ्तगू मेरे लिए करना मुनासिब भी नहीं है। हर आदमी मेहनत कर रहा है, अपने तौर पर मेहनत करेगा। जनता जिनको अपने हक में अच्छा समझेगी उनको सेलेक्ट करेगी, और मैं समझता हूं कि सिकटा मैनाटाण में जो 16 प्रत्याशी या जितने भी लग रहे हैं उसमें मेरा कहीं ना कहीं जिक्र खैर हो रहा है, और पब्लिक खासकर युवा दीवाना ज़रूर है। और एक तो असदुद्दीन ओवैसी भाई का अपना छाप है, और मेरा अपना छाप है कि घर घर में काम है। मैं अभी आपके यहाँ आ रहा था तो चापाकल यहाँ पर 4-5 मुझे मिला है, आप देख ही रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी प्रत्याशी या किसी भी आदमी से के बारे में, मेरे बारे में न कहा जाए। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सबको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, खा वो दिलीप वर्मा हो, खा वो खुर्शीद मंत्री हो, खा वो जो भी लोग आएँ, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। लेकिन मैं भी लड़ाई में हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा, मैं गरीब बाप का एक बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं करके आया हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। किसी के बारे में टिप्पणी वो लोग करते हैं जो दूसरे को नीच दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा वजूद क्या है? हमारा वजूद यही है कि हम लोग मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी से हम लोग अनाज खाते हैं, मिट्टी में दफन हो जाएंगे और मिट्टी से दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। इसलिए किसी प्रत्याशी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सारे लोग मेरे बड़े भाई हैं। एक चीज़ लगातार स्टूडेंट्स जो पढ़े अपना भारत जो है कि मतलब 65% अब लगभग युवा है, और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी युवाओं से मतलब भयभीत हो रहे हैं। ख़ासतौर पर जामिया जेनू एमयू हो या तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, ख़ासतौर पर अभी जामिया के स्टूडेंट्स अभी यूएपीए के अंदर जेलों में हैं, और आप लोग बजाते आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप लोग जीतते हैं, अगर आपकी सरकार मतलब कि विद अलायंस में बनती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार के हैं जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए क्या आपका सोच है? मैं इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। सच्ची बात यह है कि इस मुल्क का नौजवान तबका और ख़ासकर स्टूडेंट बहुत ही एहतराम के लायक है। हमें उनके एहतजाज को, उनकी आवाज़ को सुननी चाहिए, न कि जेल में बंद करनी चाहिए। अगर हमारी हुकूमत बनती है अलायंस में, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि 1 महीने के अंदर में तमाम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला जेल से निकालना पड़ेगा। वो हमारी अमानत हैं, कौम की अमानत है, अपने गांव की अमानत है, अपने इलाके की अमानत है। 1 महीने के अंदर में तमाम बेकसूर अपने भाइयों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, और करके रहेंगे इंशाअल्लाह। एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम फिर से सीए, और जैसे कोरोना ख़त्म होगा एनआरसी सीए सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा, सब कुछ लागू होगा, तो क्या ऐसा खदशा है कि फिर से उसी तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है? अगर इस तरह का प्रोटेस्ट होगा तो आप लोगों का कितना समर्थन होगा, लोगों के अंदर कितना आप अवेयरनेस, जन चेतना पहुँचाएंगे, और ख़ास तौर पर जो सीए और एनआरसी सी एनपीआर जो कितना खतरनाक है एज समाज के तौर पर, जो कि मुसलमानों को सीए से बाहर कर दिया जाएगा जो एनआरसी लगेगा? देखिएगा, ये शेर मैं पढ़ता हूँ आपको, आप लोग बिल्कुल दहशत में या खौफ में मत आएँ। ये नड्डा जी ने जो बोला है कि सीए नाफिज होगा, ये राहत इंदौरी का एक शेर था ना कि सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लोग सीए को चिल्ला रहे हैं, सीए का इन लोगों का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, एनआरसी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम, जाहिल लोग बैठा हुआ है। और आप लोगों को मैं कहूँगा, खासकर मुस्लिम और दलित के लिए, कि वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से,
जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। ये सीए ये क्या है, वो तो आएगा, वो तो मुद्दा आएगा, इसलिए कि ये गवर्नमेंट कुछ की नहीं है, नौकरी नहीं दी, हिंदू मुसलमान में रह गई, इन लोगों ने पकोड़े बिछवाए, इन लोगों को ये सब अक्सरियत इनमें के जाहिल अनपढ़ बगैर पढ़े हुए लोग हैं, इसलिए इन मुद्दों पे ये बहकाएंगे। बाबरी मस्जिद बननी थी, बना लिया इन लोगों ने, चलो भाई ये भी मुद्दा ख़त्म हो गया। जो भी 3 तलाक पर कानून बना लिया, अब सीए लेकर आएंगे ताकि दूसरे लोग 25% लोगों के दहशत और खौफ दिला करके 75 लोगों को यूनाइट करने का काम कर रही है भाजपा। तो ये लोग करेंगे लेकिन ये सक्सेस नहीं होंगे। और जहाँ तक हम लोगों की बात है MIM की, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो आप जानते हैं, शेर हिंदुस्तान है, और हमारे साथ राजभर जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मायावती हैं, या जो लोग भी अगेंस्ट में है, ये लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और जो लोग कह रहे हैं, जैसे अमित शाह कह रहे थे कि 1 इंच हम पीछे नहीं हटेंगे, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज भी बोलता था कि 1 इंच नहीं हटेंगे। अंग्रेज भागा कि नहीं भागा? जब अंग्रेज भाग गया तो तुम भी भागोगे, जब अंग्रेज भाग गया तो तुम भी भागोगे। इसलिए सीए नाफिज नहीं होने जा रहा है, मुद्दा आएगा, मुद्दा आएगा। इसलिए यही एक मुद्दा है जिस पर मुस्लिम दलित को उलझा करके नौकरी न दी जाए। आप देख लीजिए, हमारा एयरपोर्ट बेच दिया गया, रेलवे लाइनें बेची गई, स्टेशन बेचे गए, अब हॉस्पिटल बेचने की बारी आ गई है, और अब ज़मीन जायदाद भी ये पूरा जो है ना कॉरपोरेट को देने की बारी आ गई है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम जैसे लोगों को ये लोग सिलेक्ट करें तो हम बताएंगे कि जमजम और गंगा जल कहाँ से निकाला जाता है और किस तरह से निकाला जाता है। अगर ये अनपढ़ लोगों को बना करके और कहेंगे कि हाँ हम फलां आदमी बन गए, तो अनपढ़ लोग क्या करेंगे? एक आदमी आता और कहता है कि चाय बेचते बेचते पूरे भारत का प्रधानमंत्री बन गया, जनता उसको ताली बजा देती है। एक आदमी आकर कहता है भैंस पर चढ़ते चढ़ते मैं पूरे बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, और जनता उसको ताली बजाती है। अरे पागल, जब चाय बेचने से प्रधानमंत्री और भैंस का दूध बेचने से, भैंस का दूध कह रहा हूँ, भैंस चराने से मुख्यमंत्री बना जा सकता है, तो हम लोग सब चाय ना बेचने लग जाएं। ये सब डायलॉग अब नहीं चलेगा। शिक्षित लोगों को आइए, जो आदमी भी MA से कम की डिग्री वाला है तो उससे आप लोग बटन क्यों दबा देते हैं? 5वां फेल को जा करके हमारा बड़ी सब बहुत मुसीबत है हमारे मुल्क के भाई। पहली बात थोड़ा सुन लीजिए, आखिरी बात मैं बता रहा हूँ। हमारे मुल्क की समस्या ये नहीं है कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे और नौजवान युवा समझदार की कमी है। कमी यह है कि हम लोग जाहिलों को अपने कंधे पर बैठा रखे हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक पेज आप पढ़ते होंगे, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि तवा में अगर आप रोटी उलट पलट नहीं कीजिएगा, रोटी जल जाएगी। अगर इन नेताओं को नहीं पलटिएगा तो ये आप लोगों को जला देंगे। इसलिए ये मुद्दा आएगा, आता रहेगा, हम लोग लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ यहाँ के सिक्का मैंने अटारही के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि पूरे भारत का सबसे अच्छा विधानसभा मैं हर एतबार से बना करके 5 साल में यहाँ से रुखसत दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रिजवान रियाजी, जो कि मीम पार्टी यानी अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े सिक्का मैनाटार में। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण बलरामपुर गांव से।